नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में आंबेडकर का विवाद छाया हुआ है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जो कि दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, और अमित शाह के बयान के खिलाफ उन्होंने ऐलान किया है। ऐसे में अब बीएसपी एक बार फिर से क्या आंबेडकर के इस विवाद के सहारे अपने आप को जीवंत करना चाहती है, समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से मामला शुरू हुआ कांग्रेस की तरफ से, आंबेडकर के विवाद को मुद्दा बनाया गया अमित शाह के एक बयान को लेकर, उसमें मायावती की एंट्री कहीं उन्हें संजीवनी नहीं देगी, जिस तरीके से वो एक्टिव हुई हैं? नहीं, देखिए, राजनीति समझिए। अंबेडकर को लेकर विवाद हो और मायावती जी की खामोशी पर हर कोई सवाल उठा रहा था, वो खामोश क्यों है? उन्होंने जो बयान दिया, जारी किया, उन्होंने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है और भाजपा को भी कटघरे में खड़ा किया है। मायावती जी का ये कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों जो पार्टियां हैं वो अंबेडकरवादी विचारधारा के खिलाफ रही हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो अंबेडकरवादी विचारधारा के खिलाफ वाली आइडियोलॉजी। और उन्होंने एक अपील की थी देश के गृह मंत्री अमित शाह से कि अगर मान भी लिया कि आपके बयान को गलत परिप्रेक्ष्य में पेश किया गया है या क्लिप काटा गया है, तो आप इतना कह दो कि मेरी भावना वैसी नहीं थी, जो काट छाट के पेश किया गया है, इसके बावजूद अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है, बहुजनों की भावना को, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। यही तो अपील थी ना मायावती जी की। क्या हर्ज था जी? देखिए, कांग्रेस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ रही है, थी और आज भी इसके कई कृत्य हैं। वो हम कई वीडियोज में बता चुके हैं। अरे, नेशनल हेराल्ड में दिसंबर 2017 में तो यहां तक छप गया था जी कि नेहरू जो थे अंबेडकर से बड़े थे और राहुल गांधी जो हैं वो नेहरू की बराबरी कर सकते हैं, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एक टॉपिक था, मैं आपको भेज देता हूं जी। ये नेशनल हेराल्ड में। तो कांग्रेस को काउंटर कर सकती है भाजपा इस मामले पे, इवन समाजवादी पार्टी को काउंटर कर सकती है। जब समाजवादी पार्टी के आजम खान ने, जब हज हाउस का यहां उद्घाटन हो रहा था, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उन्होंने मजाक उड़ाया था अंबेडकर का। आजम खान ने यह कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का जो उंगली है वो ये दिखाता है कि सामने वाला प्लॉट भी मेरा है। ये आजम खान का बयान। बिल्कुल। तो आप समाजवादी पार्टी के बयान को या कांग्रेस को ये कर सकते हैं, लेकिन मायावती अगर कह रही हैं, और उन्होंने बहुत शालीनता से कहा था, उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, इस देश का बहुजन समाज जो है उसे ऐसा लगता है कि उस क्लिप को देखने से उनकी भावनाएं आहत हुई है। गृह मंत्री अगर सचमुच बहुजनों का सम्मान करते हैं तो वो सिर्फ इतना कह दे कि मेरी भावना नहीं थी वैसी, और अगर इसके बावजूद अगर किसी के भावना को ठेस पहुंची है तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, खत्म हो गई बात। अब इससे आगे की राजनीति समझिए जी। आगे की राजनीति यह है कि इस देश का एक वर्ग बहुत दिनों से यह कोशिश कर रहा था कि एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, कि काउंटर में एक नैरेटिव बनाया जाए। और इसका काउंटर क्या हो सकता था? यही कि हिंदू आपस में जातियों में लड़े। अब ये अंबेडकर का पूरा विवाद, इसीलिए ये देखिए, अंबेडकर का विवाद जितना ज्यादा बढ़ेगा, दोनों तरफ के लोगों से मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए, चाहे वो वैसे लोग हैं जो पूरा मनुस्मृति के समर्थन में बोल रहे हैं या फिर अंबेडकर की बुराई कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं, ये करते हैं, आपस में दोनों टकरा रहे हैं। तो फायदा किसका हो रहा है और किसके नैरेटिव को बल मिल रहा है? हिंदू एक हो रहे हैं, उसे तोड़ने के लिए ही ये पूरा विवाद पैदा किया गया है। तो कटेंगे का तोड़ अब जाकर निकला। एग्जैक्टली, हाँ, बटेंगे तो कटेंगे को तोड़ने के लिए ही बहुजन बनाम ब्राह्मणवाद, ये इस विवाद को हवा दी जा रही है जी। और ये समझ नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैं बहुत लोगों को देख रहा था जो सो कॉल्ड आईटी सेल बीजेपी के या राइट विंगर्स कहते हैं। एक अजीत भारती है, वो कह रहे हैं कि जिसने मनुस्मृति को जलाया तो उसे जूते मार दो, और दूसरे और कह रहे हैं कि नारियों के बारे में इतना खराब है मनुस्मृति में कि उसको जला देना चाहिए। तो देखिए, दोनों तरफ से जितनी बहस हो रही है,
फायदा किसे पहुंच रहा है? मुस्कुरा कौन रहा है बैठे हुए? बिल्कुल। ये समझ नहीं पा रहे हैं। जो बटने और कटने पर डर गए थे, अब उनको थोड़ा मामला मिल गया। राहत नहीं, लेकिन पंकज जी, मनुस्मृति की बहुत चर्चा होती है, मनुस्मृति की बहुत चर्चा होती है, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा, आपके घर में मनुस्मृति है? जो पीछे इसमें पूरा किताबें दिख रही हैं, मेरे घर में मनुस्मृति नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश में 99% से ज्यादा हिंदुओं और खासकर उसमें जिनको बताया जाता है कि ब्राह्मणों के घर में मनुस्मृति नहीं होगी। मनुस्मृति से थोड़ी चलते हैं ब्राह्मण या हिंदू समाज। नहीं, देखिए, मैं आपको अब ईमानदारी से बताता हूं, किसी का पक्ष या विपक्ष में लेकर नहीं। जब देश आजाद नहीं था और उससे भी पहले जब अंग्रेज नहीं आए थे, अंग्रेजों ने अपना एक संहिता लाया। उससे भी पहले जब मुगल भी नहीं आए थे, तो एक न्याय संहिता थी जिसको सिर्फ एक छोटा सा तबका उसे फॉलो करता था, जिसे हम आज ब्राह्मण या सो कॉल्ड अपर कास्ट कहते हैं। अगर मनुस्मृति के साथ समाज को चलना होता ना, तो मुगलों के आने से पहले की बात करो, अब तक 1000 से ज्यादा संशोधन उसमें भी हो चुके होते। समाज बदल रहा है ना, समाज बदल रहा है, समाज के तौर तरीके बदल रहे हैं, उनकी मान्यताएं बदल रही हैं। चैलेंजेस, जैसे देखिए, राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने सती प्रथा खत्म किया, तो एक चैलेंज ही था ना। दयानंद सरस्वती, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया, उन्होंने शादियों को ज्यादा सिंप्लीफाई करने, वो स्वामी महावीर जी हो गए। मतलब हिंदू समाज में जो कुरीतियां थी उसको एक वक्त बाद उसको सही किया गया, उसको माना गया। हमेशा से चैलेंज होता रहा, हमेशा से चैलेंज होता है। भगवान बुद्ध ने भी बिल्कुल पंकज जी, और मैं यहां पर कह रहा हूं कि मैंने आज तक मनुस्मृति नहीं देखी है। जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के घर में मनुस्मृति हो और मनुस्मृति से वो चलते हैं। अब अगला सवाल, बीएसपी क्या देशव्यापी प्रदर्शन के आधार पर खुद को कम से कम यूपी में फिर से आगे रखना चाहती है? क्योंकि चंद्रशेखर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उनको डाउन करने के लिए ये देशव्यापी प्रदर्शन। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा कि मायावती की मजबूरियां समझिए, ये मेरा पहला लाइन था। और उनकी ये राजनीतिक मजबूरी है कि अगर, देखिए, मायावती को ही पता है कि बयान को सिर्फ 30 सेकंड का काट छाट पेश किया जाए। ये चंद्रशेखर रावण को ही पता है कि बयान को काट छाट, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करते और कांग्रेस अगर अंबेडकर के नाम पे आंदोलन करती है, फिर समाजवादी पार्टी आंदोलन करती है, तो इस बात के चांसेस हैं कि दलितों का एक तबका शिफ्ट हो जाएगा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की ओर। चांसेस है कि नहीं? उन्हें रोकना है, तो इन्हें मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ेगा कि हम भी हैं। रेलिवेंस बनाए रखने को लेकर यह सारा बयान है या यह आंदोलन है। अगर देखिए, यह मायावती को या इस देश का बहुजन समाज नहीं जानता क्या कि कांग्रेस उनकी कितनी हितैषी है, या समाजवादी पार्टी के दौरान जो हुआ बहुजनों के साथ या मायावती जी के साथ हुआ या कांशी राम के साथ जो किया, वो नहीं पता है क्या इस देश के बहुजन समाज? पता है, लेकिन अभी मायावती की मजबूरी यह है कि अगर इस बात को लेकर सड़कों पर आंदोलन नहीं करेंगी, तो ये एक वोट बैंक, एक छोटा सा तबका वो समाजवादी पार्टी पर शिफ्ट हो सकता है। इस बात का जब पंकज जी, मायावती ने ऐलान किया कि हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, उसी बीच कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम सड़कों पर उतरेंगे पूरे देश में अंबेडकर के इस विवाद को लेकर, अपमान को लेकर। कांग्रेस और को लग रहा है कि मायावती कैश न करा ले जाए उनके मुद्दे को, इसीलिए वो भी आनंद फानन में इस तरीके से ऐलान कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात ईमानदारी से कहता हूं कि इस देश में हमेशा एक राजनीतिक सिस्टम बनता है और वो सिस्टम कम से कम 10-20 साल चलता है। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद कांग्रेस का सिस्टम था। कांग्रेस का सिस्टम 85-86 तक अच्छे से चला, बखूबी से, और उसके बाद राजीव गांधी के टाइम से धीरे धीरे डिजेनरेट करना शुरू कर दिया था। और बीच का जो 1990 से लेके 2000 या 1995-96 तक 5-7 साल ऐसा रहा कि जिसमें क्या हुआ कि मिक्स सरकारें रही, क्योंकि वो सिस्टम बदल रहा था। अब धीरे धीरे जो सिस्टम आया है, अभी यह बीजेपी का सिस्टम है। यह बीजेपी का सिस्टम है, 10, 12, 15 साल जितना चल सके वो चलेगा। 10 साल तो हो गए, और इस बात को, जैसे आप इलेक्शन रिजल्ट्स देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, वो चलेगा। तो ये तो एस्टेब्लिश है कि ठीक है, इक्का दुक्का चुनाव जीत हार को छोड़कर ये सिस्टम अभी है। अब इस सिस्टम में कौन लोग हैं? आप देखिए कि आखिर बीजेपी के सपोर्ट बेस में कौन लोग हैं। तो एक तो उत्तर प्रदेश वगैरह ये देख रहे हैं कि दलितों का एक तबका बीजेपी से आके जुड़ा है, गैर यादव अति पिछड़ों का एक तबका बीजेपी से आके जुड़ा है, जो पारंपरिक रूप से सवर्ण थे, जो अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के बाद जो जुड़े थे भाजपा के साथ, वो जुड़े हुए हैं। ये तीनों मिला के एक फॉर्मेडेबल अलायंस होता है। विपक्ष की कोशिश यह है कि इस अलायंस में सेंधमारी की जाए, दलितों को तोड़ा जाए, अति पिछड़ों को तोड़ा जाए। वो कैसे तोड़ा जा सकता है? कास्टिज्म के द्वारा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट देखा है 1990 से 95-97 के बीच, जब हम मिली जुली सरकारों की बात करें, मुलायम सिंह का उदय हुआ,
उसके बाद कांशीराम के साथ मुलायम सिंह का गठबंधन हुआ, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए, जैसे एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा। तो ये अभी वही कोशिश चल रही है कि बीजेपी से दलितों के वोट बैंक को खींच लिया जाए किस तरह, और अति पिछड़ों के जो कुशवाहा समाज हो गए, राजभर समाज हो गए, या फिर जो लोध समाज हो गए, इस तरह के लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनको किस तरह उससे अलग हटा जाए, तभी तो ये सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स करेगा। बिल्कुल पंकज जी, आखिरी सवाल बहुत छोटे में मैं इसका जवाब चाहूंगा। कोशिश है बिल्कुल, आखिरी सवाल बहुत छोटे में जवाब चाहूंगा। इस पूरे मामले में मायावती जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वीट कर रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक अच्छा मौका था आकाश आनंद को फिर से आगे रखने का, क्योंकि भविष्य तो वही है बीएसपी के आगे? मैं दिल से इस बात को फील करता हूं। आकाश आनंद जी का भाषण मैंने देखा है, चुनाव के दौरान भी देखा, उसके बाद जब जब संबंध होता है मैं बहुत क्यूरियस रहता हूं देखने के लिए कि क्या आगे कर रहे हैं। मैं एक बार बताऊं कि वो प्रैग्मेटिक इंसान है। वो देखिए, दो तरह के नेता होते हैं। एक नेता होते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद, लड़ो रे कटोरे मारो रे, स्ट्रीट फाइटर्स, और वो क्या बार बार बात कर रहे हैं कि हम एजुकेट करेंगे, इंपावर करेंगे, मतलब कि वो इकोनॉमिकली जो बहुजन समाज है उसको कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, इस पे वो काम कर रहे हैं। और वो एजुकेट मतलब शिक्षा ज्यादा इस पे काम कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगता है ऐसे नेता को एस्टेब्लिश होने में, लेकिन ऐसे नेता जब एस्टेब्लिश होते हैं तो वो परमानेंट होते हैं। और एक होता है बुलबुला, मतलब तुरंत, जैसे चंद्रशेखर रावण, वो सवर्णों को मार दो, ब्राह्मणों में आग लगा दो, मनुस्मृति लगा दो, जूता मारो, तो ये करे, वो एक ठीक है, उसका भी एक आयु होता है इस तरह की नेतागिरी का। जो आकाश आनंद है, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आकाश आनंद को जितनी जल्दी से जल्दी बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व सौंपा जाए, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दिया जाए। वो आदमी 4 से 5 साल के अंदर अगर सही से बीएसपी को फिर से पुराने रंग में लौटा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं, कांशीराम की झलक है उनमें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात पंकज जी ने आकाश आनंद को लेकर कहा, और मुझे भी लगता है कि अंबेडकर विवाद में बहुत बेहतरीन वक्त था एक बार फिर से जो आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव में कुछ बयानों के आधार पर मायावती ने पीछे धकेला था, उन्हें आगे लाया जा सकता था और उससे बीएसपी मजबूत होती। फिलहाल देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी है, कांग्रेस ने भी ऐलान किया है, और अब अंबेडकर का कौन बड़ा हितैषी, इसके लिए कांग्रेस पूरा दम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मायावती के सामने शायद उनकी एक न चल पाएगी। पंकज, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हर एक पहलू को उजागर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अब अनुरोध है कि कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।